नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं इकोनॉमिक्स पर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। और ये जो सीरीज़ है जो लूसेंट की जीके है, उसी से ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। लूसेंट वाली जीके आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, इवन पीसीएस के भी एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स तक में भी कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं या फिर क्लर्क के एग्ज़ाम हैं, पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, और इवन पीसीएस तक के एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, सभी सेक्शन से। मैं यहाँ पे केवल इकोनॉमिक्स सेक्शन अभी शुरू करने जा रही हूँ। इसके बाद में जब हमारा इकोनॉमिक सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज़ उठाएंगे, चाहे वो पॉलिटी की सीरीज़ है या हिस्ट्री की, जो भी होगा। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से। इसमें मैंने पीडीएफ फॉर्मेट का यूज़ ना करके मैं इसको पीपीटी फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि पीडीएफ की क्लैरिटी मेरे पास थी नहीं। और दूसरा उसमें ये था कि कॉपीराइट इशू भी आ सकते थे, तो इसीलिए मैंने इसको पीपीटी में कन्वर्ट करके पढ़ाने का फ़ैसला किया है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट आपका है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत खंड में भारत की अर्थव्यवस्था को 6 भागों में संक्षिप्त और बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है, और प्रत्येक भाग के पश्चात में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं। ठीक है, और उनके जो शीर्षक जो हैं वो निम्न तरीके से दे रखे हैं। तो आपकी जो लूसेंट की बुक होगी उसमें आपकी इकोनॉमिक्स 6 टाइटल के साथ में दी गई है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसमें इसको चैप्टर समझ सकते हैं आप, या कंटेंट का टाइटल समझ सकते हैं। तो उसमें 6 शीर्षक दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, दूसरा है राष्ट्रीय आय, तीसरा भारत में नियोजन, चौथा भारत की नई आर्थिक नीति, पांचवा टाइटल है भारत की वित्त व्यवस्था, और छठा है भारत में कृषि, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसके लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी खंड के हिसाब से मैं आप लोगों को ये क्लास कराने जा रही हूँ। तो ये आपके शीर्षक थे इसमें। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था है क्या। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक अलग टर्म है और अर्थव्यवस्था एक अलग टर्म है। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं, यानी इकोनॉमिक्स का जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति, समाज या सरकार के द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे उसके पास में कितना बजट है, कितने पैसे हैं, ठीक है, क्या उसके पास संसाधन है, घर है, या फिर कमाई का क्या जरिया है, खेती से करता है, जॉब से पैसे कमा रहा है, और जो भी उसके पास में रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल या उनका प्रयोग अपनी बेसिक नीड के लिए करता है, यानी प्राथमिक जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनके लिए वो करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, या बाकी जो घर की चीज़ें हैं, जिसमें शिक्षा भी आज एक बेसिक चीज़ में आती है। ठीक है, तो प्राथमिकताओं में आती है। तो वो सब चीज़ें किस तरीके से वो उनका प्रयोग करता है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अर्थशास्त्र में सामान्यतः ये जो चीज़ें होती हैं वो सैद्धांतिक होती हैं, अर्थात केवल लिखी हुई बातें होती हैं। सिद्धांत के तौर पर हम या शास्त्रीय तरीके से उसका अध्ययन करते हैं। उन्हीं चीज़ों को जब हम व्यवहार में लेकर आते हैं तो वो अर्थव्यवस्था बन जाती है। यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच का जो संबंध है वो मुख्य तौर पर सिद्धांत और व्यवहार का आता है। जिन चीज़ों को थ्योरी में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उन्हीं चीज़ों को व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल रूप में अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहा जाता है। जहाँ अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार आदि की बात करता है, वहीं अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है, मार्केट के जो रूल्स होते हैं, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो होता है, और भी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों का इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पर अर्थशास्त्र इन सब चीज़ों की बात करता है, वहीं पर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स किसी क्षेत्र विशेष की
किसी भी सेक्टर की, जैसे आपका कृषि क्षेत्र हो गया है, आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया है, ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में ही आपका कृषि क्षेत्र आता है, ठीक है। आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया जिसमें आपका उद्योग होता है, तृतीय सेक्टर हो गए यानी जिसमें आपके सेवा सेक्टर आता है। तो इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करता है, यानी उनकी आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। अतः किसी भी क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जो व्यावहारिक उपयोग है उसे ही हम उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहेंगे। उम्मीद है आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक शास्त्रीय अध्ययन है, यानी केवल सिद्धांत हैं, ठीक है। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था उन्हीं का व्यावहारिक रूप है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिकता एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब आप पूछेंगे कि ये विकासशील और अर्थव्यवस्था क्या है। दरअसल जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनको 3 तरह से बांटा गया है। तो वो 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था है वो होती है आपकी विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरी जो आपकी होती है वो होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको हम संसाधनों के हिसाब से हम बांट सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है, लिख दे रही हूँ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इतना आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए टर्म नहीं हो सकती हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या है? विकसित अर्थव्यवस्थाएं उन अर्थव्यवस्थाओं को कहा जा सकता है जिनके संसाधनों का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है और एक उच्च आय उनके पास में आज है, ठीक है। और वो उनको जो बेसिक नीड है उनके बारे में उतना ध्यान नहीं करना पड़ता है। उन्होंने अपने संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग किया है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उनके पास में पर्याप्त पूंजी और पर्याप्त तकनीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाएं कही जाती हैं। दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था में उन अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है जिनके पास में संसाधन तो हैं लेकिन उन संसाधनों का अभी पूर्णतः प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उनके पास में अभी ना ही तो उतनी पूंजी है पर्याप्त मात्रा में और ना ही तकनीक है, यानी पूंजी और तकनीक का अभाव है, लेकिन उन संसाधनों का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं की श्रेणी में आती हैं, जिसमें भारत जैसे देश शामिल हैं। तीसरी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं जिनके पास संसाधनों का भी अभाव है, तकनीक का भी अभाव है और पूंजी का भी अभाव है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर इन तीनों चीज़ों का अभाव पाया जाता है वो अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। और ऐसे देशों की श्रेणी में आप मुख्यतः उन गरीब देशों को देखते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री हैं जो रेगिस्तान का जहाँ पे एरिया है वहाँ पर भुखमरी भी बहुत मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। उनका इनकम का जो लेवल है वो भी बहुत ही कम है, ठीक है। और डेथ रेट भी वहाँ पर ज़्यादा है। विकसित और विकासशील कंट्रीज में जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है, ठीक है, वो दोनों ही कम मिलेंगी। यानी सॉरी, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर उनकी एक मुख्य विशेषता ये हो सकती है कि उनकी डेथ रेट भी कम होती है, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा की सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। तो वो इतना डेवलप कर चुके हैं अपने आप को कि तकनीक है उनके पास में और डॉक्टर हैं, बाकी मेडिसिन हैं, सब चीज़ें हैं। जैसे अमेरिका जैसे कनाडा जैसी जो कंट्री हैं, जापान है, तो इनके पास में तकनीक का अभाव नहीं है। तो लोग इलाज के अभाव में या बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके अभाव में मृत्यु उनकी कम होती है। वहाँ पर बर्थ रेट भी आपको कम देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी बर्थ रेट भी, यानी जन्म दर भी कम मिलेगी? क्योंकि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन है, जानकारी है, शिक्षा है। शिक्षा का प्रसार बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है जनसंख्या के मामले में, और लोग अपना बाकी करियर भी सेट कर रहे हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों की वजह से वहाँ पर बर्थ रेट भी कम है। विकासशील देशों में यहाँ पर मृत्यु दर जो है कम है, लेकिन बर्थ रेट यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। कारण डेथ रेट पर हमने कोशिश किया है कि हम कम किया जाए इसके, क्योंकि पर्याप्त हमारे पास में अभी तकनीकें डेवलप हो रही हैं भारत जैसे देशों में, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जनसंख्या इनके यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हुई
रफ्तार में होती, क्योंकि यहाँ पर जागरूकता का अभाव है और अभी उतने तमाम संसाधन डेवलप नहीं हो पाए हैं कि, और उतनी समझ लोगों में विकसित नहीं हो पाई है कि वो जनसंख्या पर काबू पा सकें। ठीक है। तीसरी अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। यहाँ पर क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्रोटेक्शन का अभाव मिलेगा, आप लोगों को जानकारी का अभाव मिलेगा। ठीक है। और दूसरा डेथ रेट भी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि तकनीक का अभाव है, पैसे का अभाव है, लोग गरीब हैं, गरीब होने की वजह से पर्याप्त इनको इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से असामयिक मौतें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। भूख की वजह से लोग मर रहे होते हैं, गरीबी की वजह से लोग मर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये अल्प विकसित, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की कुछ बेसिक विशेषताएं थी जो मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिकता एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का 52% भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.6% है। ये डाटा हालांकि पुराना है, 2015 से पहले ये बुक पब्लिश हुई थी, तो इसीलिए इसमें जो डाटा है वो पुराना है और ये डाटा हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है। तो बजट जब आप लोग पढ़ रहे होंगे या करंट का जो फैक्ट होंगे, उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं कि इस साल के हिसाब से क्या है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अभी भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आज़ादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अधिक सशक्त और मजबूत हुई है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रीडम से पहले, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश की जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। वहाँ पर हम लोगों के पास में बेसिक जो चीज़ें थी वो भी नहीं थी। लेकिन आज़ादी यानी 1947 से पहले और 1947 के बाद में आज 2024 में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। ठीक है। तो काफ़ी हम सशक्त हुए हैं। आज भारत देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को हम अलग अलग बिंदुओं के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से इन पॉइंट को आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहली जो बात है वो यहाँ पर दी गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण है। ठीक है। और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ग्रामीण है और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी, यहाँ पे ये एक साल यहाँ पे है, इसको कट कर देना। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी भारत की जो 52% श्रम शक्ति है, यानी जहाँ पर लेबर फोर्स ज़्यादा काम कर रही है, वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 14.6% है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं तो वहाँ से इनकम जो जनरेट होती है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर देश की 52% लोग कृषि में लगे हुए हैं तो इनकम का जो सोर्स है, आय का जो सोर्स है, वो भी तो ज़्यादा होना चाहिए, या उसका जो नेशनल इनकम में योगदान है वो क्षेत्र भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों को एक बात समझा देना चाहती हूँ कि जैसे एक परिवार है, एक परिवार के पास में 1 एकड़ ज़मीन है और उस परिवार के सदस्य हैं 5 और वो 5 लोग जो हैं जिनके पास में अभी कोई अन्य रोजगार नहीं है, वो वहाँ पर कहाँ काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5 लोगों की कहाँ पर है, खेत में है, लेकिन उस खेत से जो इनकम जनरेट हो रही है वो तो उतनी ही मात्रा में रहेगी ना जितना वहाँ पर 1 या 2 लोग मिलकर के काम कर सकते थे। इसको एक दूसरी टर्म भी दी जा सकती है, जहाँ पर एक प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसको छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जा सकता है, जहाँ पर इसे कहा जा सकता है कि जहाँ पर लोगों की तो कम ज़रूरत है लेकिन वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। तो भले ही 52% श्रम शक्ति हमारी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन यहाँ इसका योगदान जो है राष्ट्रीय आय में वो 14.6% ही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से जो होने वाली हमारी आय है वो काफ़ी मात्रा में कम है। ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आप पूछेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। दरअसल 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं दुनिया में। सबसे पहली अर्थव्यवस्था होती है पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहा जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं?
ये आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अलावा आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, या फिर इसको हम एक अन्य नाम दे सकते हैं और वो अन्य नाम है राज्य अर्थव्यवस्था या सरकारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका दूसरा नाम हो सकता है, जो जनरल सब लोग इसका प्रयोग करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी अर्थव्यवस्था, इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का मेल, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर कितना उत्पादन होगा, कौन उत्पादन करेगा और इसकी बिक्री किन कीमतों पर होगी, इन सभी चीज़ों का जो निर्धारण होता है वो मार्केट करती है, यानी बाजार के आधार पर ही उन चीज़ों का निर्धारण होता है। तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था जो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है, आपूर्ति कितनी होगी, कीमत क्या होंगी, इन सभी चीज़ों का जो फैसला होता है वो सरकार करती है। इसीलिए इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल अगले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर क्योंकि एक टर्म आई है इसीलिए इसका प्रयोग मैं कर रही हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका ज़्यादा होती है और समाजवादी सेक्टर में यहाँ पर सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है। लेकिन भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का, इन दोनों का ही एक समन्वय देखने को मिलता है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, यानी दोनों एक साथ में काम करें। भारत ने अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में, यानी स्वतंत्रता के बाद के विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके, ठीक है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अब समाजवादी लक्ष्य का अर्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर उसके ऊपर पूरे समाज का हक हो सके, समाज का उससे कल्याण हो सके, इसीलिए समाजवादी लक्ष्य यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। अपनी संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही है। लेकिन उत्पादन के स्रोत और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व बना हुआ है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से जो वर्चस्व है निजी क्षेत्र का उसको कम करे, ठीक है, लेकिन फिर भी लगभग 80% जो क्षेत्र है उस पर निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व है। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। अब ये उदारीकरण क्या है, एक टर्म होती है जिसे 1990 के दशक में जो सरदार मनमोहन जी हैं उस टाइम पे वित्त मंत्री थे ये, ठीक है, नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी उस समय पर ये टर्म लेकर आई गई थी एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का जो इसमें योगदान होता है, ठीक है। तो एलपीजी का जब लेकर के आया गया तो उसमें उदारीकरण टर्म आई, यानी बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, यानी जिन चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, जिसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रिक्ट नेस थी और बहुत सारी रोक लगाई गई थी जिस पे केवल सरकार ही काम कर सकती थी, अब उस क्षेत्र को प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिया गया, इसे कहा गया उदारीकरण, ठीक है। तो ये एक चीज़ लेकर आई थी। तो उदारीकरण के पश्चात में क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुई क्योंकि उसके ऊपर अब प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान होने लगा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। हालांकि ये टर्म यहाँ पर गलत है क्योंकि अब भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ना होकर के विकासशील अर्थव्यवस्था है। हालांकि ये बुक पुरानी है और कई जगह पर इसके जो डाटा है वो गलत दे रखे हैं, लेकिन जहाँ पर जो बुक दे रखी हैं आप उसके हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली में भारत की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होने की पुष्टि जो निम्न तथ्य हैं उनसे की जा सकती है, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय आय सबसे पहले तो काफ़ी कम है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही नीचा है और विश्व जो विकास रिपोर्ट 2010 है उसके अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1070 थी। हालांकि अभी ये चेंज हो गया है डाटा, तो आप अब 2023-24 के हिसाब से देखिएगा। अब जब नया बजट आएगा और आर्थिक समीक्षा जो है इस साल की, उसके हिसाब से आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय अब कितनी हो गई है। ये आप कमेंट सेक्शन में चेक करके मुझे ज़रूर लिखें। आज़ादी के 6 दशक बाद भी देश की निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या
23.85 करोड़, ये 2004-05 का डाटा है, उसके अनुसार है। ठीक है, यहाँ देश की कुल आबादी का लगभग 21.7% है। विश्व बैंक की विश्व विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट रहती है, विश्व विकास सूचक यानी विश्व विकास सूचकांक की एक शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है। ये डाटा मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। ये रिपोर्टों के जो डाटे हैं वो डाटा जो हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। ये 2004-05 के बेस के हिसाब से है, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ पर जो एक जीडीपी एक टर्म निकलती है, ठीक है, जीएनपी जो निकलता है, उसका बेस ईयर अब चेंज हो गया और 2004-05 से चेंज होकर के 2011 से 12 हो गया हमारा आधार वर्ष, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो इनकम है, ठीक है, उस आधार वर्ष में चेंज होने की वजह से, यानी जो बेस स्लेब था उसको चेंज कर दिया गया है। स्लेब चेंज होने की वजह से अब हमारे जो डाटा हैं वो काफ़ी परिवर्तित हो गए हैं। तो अब नए डाटा के हिसाब से ही आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है कि विश्व की जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार न्यून आय यानी कम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 में $875 या इससे कम था। इसी प्रकार मध्यम आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 में $876 से $10,725 के मध्य था। और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 में $10,726 या फिर इससे ज़्यादा था। तो इस तरीके से एक डाटा दे रखा कि $875 से अगर आपकी जनसंख्या आपकी जो इनकम है वो कम है तो आप कम यानी न्यून अर्थव्यवस्था वाले देशों में आएंगे। अगर 875 से लेकर के $1,075 तक के बीच में है तो आप मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, और अगर $10,726 से अधिक है तो आप उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। बेरोजगारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। सन 2004 और 5 में बेरोजगारों की संख्या 34.74 मिलियन थी। हालांकि ये आज के डाटा में भी सटीक बैठती है। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में पिछले सालों जो बेरोजगारी का स्तर है वो लगभग 34% रहा है। पूंजी व संसाधनों की न्यूनता है। हालांकि ये बात सही है, पूंजी और संसाधनों की न्यूनता है, लेकिन अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो इनकम हो रही है वो एफडीआई के रास्ते से हो रही है। सकल घरेलू बचत की दर काफ़ी नीची है। वर्ष 2007-08 में घरेलू बचत की दर 37.7 के आसपास रही है। इसके बाद है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जनसंख्या में तो आप लोगों को पता ही है कि विश्व की नंबर 1 कंट्री बन गया है भारत, और यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, चीन को पछाड़ करके भारत अब सबसे प्रमुख कंट्री बन गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमारा एक टॉपिक, एक सेक्शन ख़त्म हो गया है जिसका नाम था भारत की अर्थव्यवस्थाएं की विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सेक्शन है वो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय से संबंधित जो डाटा है, जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं वो हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब इसकी मैं सीरीज़ आप लोगों को करवाऊंगी। तो मिलती हूँ नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।